फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन के यूनिट नंबर 4 को, जहां पे आज हम अपने यूनिट नंबर 4 के लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट क्या है और इसके थ्रू फ्री स्पेस में वेव के प्रोपोगेशन का इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली इस टर्म को लिखा हुआ है, तो इसी टॉपिक पे अपन स्ट्रिक्ट रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं और मैक्सवेल ने किस तरह से इस चीज़ों पे अपने जस्टिफिकेशन को एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें। ओके, ठीक। सबसे पहले इसका आधार क्या है, ईएम वेव बनने के आधार या बेस क्या है उसको समझिए। हम जानते हैं कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे विद्युत क्षेत्र बनता है। किसने बताया? फैराडे ने बताया। और मेन कंसेप्ट क्या बताया कि फैराडे के इस पूरे हिसाब किताब से क्या बन के आता है भाई, एक चुंबकीय फ्लक्स बन के आता है, फाई, ये बना। अच्छा, एम्पियर के नियम में मैक्सवेल ने संशोधन किया और क्या बताया कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक। और इसके पूरे हिसाब किताब से क्या निकल के आया? विस्थापन धारा, जेडी का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो दो चीजें, एक चुंबकीय फ्लक्स जो कि फैराडे के नियम से बन के आ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और एक विस्थापन धारा जो कि एम्पियर और मैक्सवेल के कंसेप्ट से बन के आ रहा है जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार मैक्सवेल ने क्या निर्णय दिया उसको समझिए कि यदि कोई कण, कोई आवेश, कोई चार्ज गतिमान है, मूव कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है, दो चीज, एक तो वो गतिमान है और दूसरा वो वाइब्रेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है। दोलन करने का मतलब है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर ऑसिलेट करना, नाचना, अपनी एक मिडिल स्टेट ले लीजिए और उसके दोनों ओर बार बार अपनी स्थिति को दोहराना। तो मैक्सवेल ने क्या निर्णय निकाला कि कोई आवेश है जो कि गतिमान है, पहला सिचुएशन, और दूसरा दोलन कर रहा है, तो इससे अविरत विद्युत और चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होंगी। इस तरह का अगर कोई चार्ज है तो उससे बिना रुके अविरत रूप से विद्युत और चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। देखिए, गतिमान है आवेश तो परिवर्ती एक मूल धारा बनने वाली है, और वाइब्रेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, उसकी वजह से एक और डिस्प्लेसमेंट करंट बनने वाला है। दोनों मिला के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, ठीक। अर्थात क्या कहता है स्टेटमेंट कि विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब ईएम वेव वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनी होती हैं, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तथा ये दोलन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इस प्रकार ईएम तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपना प्रोपोगेशन अपने वाइब्रेशन से खुद कंस्ट्रक्ट करते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम देखिए यहाँ पे कि भाई अगर ये हमारा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो भाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड को ले लिए हैं हम लोग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को ले लिए हैं। हमको पता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से लंबवत हैं, एक दूसरे से समकोणिक हैं। तो ये होता है कि यदि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड काम कर रहा है और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो इन दोनों के लंबवत मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक वेव का प्रोपोगेशन इस तरह से होगा जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को से मिलके बना है, और वही हमारा ईएम वेव कहलाएगा। ये जो लिखे हम लोग ईएम वेव जिसका डायरेक्शन किधर है, इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तल पे काम करती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं और उन दोनों के लंबवत एक प्रोपोगेटिव डायरेक्शन में वो माध्यम में आगे बढ़ती हैं। और चूंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव के कॉम्बिनेशन से, मिलाव से ये तरंगे प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इनको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता स्पेस में ट्रेवल करने के लिए नहीं है, ठीक। आगे जब अपने क्लासेस में जाएंगे तो आप मैथमेटिकली भी इस चीज को समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ई
का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, तो आपको वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन मिलता है, जिसको एस वेक्टर से दर्शाते हैं। इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आगे आने वाले हायर सेमेस्टर्स में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे तो आप उसको ना जाने, लेकिन ये जान लें मैथमेटिकली क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड give rise to propagation of the electromagnetic wave, and the direction is shown by a vector called pointing vector. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा को दर्शाता है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, इतना आपको जानना है। यहाँ पे हमारा काम है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है मैक्सवेल के इक्वेशंस के साथ। तो ये वाला पेज आपका इंट्रोडक्टरी है, किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझ में आ जाती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगी, या जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं गूगल कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी या गुण क्या होते हैं। 4-5 याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। हम अपने मेन कंटेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट है जी, सिलेबस में एज इट इज ये लिखा हुआ है और इसलिए ये प्रोबेबल है बड़े नंबर के क्वेश्चन में आने के लिए, कि मुक्त आकाश में ईएम तरंग का समीकरण, वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ठीक, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कहने का मतलब है अंतरिक्ष, वैक्यूम। ठीक है, मुक्त आकाश मतलब निर्वात को कहा जाता है। आवेश एवं धारा की अनुपस्थिति होती है। बहुत बेसिक चीज है। आपको जब भी मुक्त आकाश या निर्वात कहा जाए, आपको ये होना चाहिए कि वहां पे आवेश नहीं होता और वहां पे कोई धारा नहीं होती। ठीक, मतलब मुक्त आकाश के लिए चार्ज डेंसिटी या विद्युत की जो चालकता है वो जीरो होगी। हाँ, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व जीरो होगा। कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी कहेंगे इसको, ये चार्ज डेंसिटी है ये जीरो होगा। और करंट डेंसिटी, धारा घनत्व भी क्या होगा जी? जीरो होगा। कब के केस में? मुक्त आकाश के केस में। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं, इन चीजों को अप्लाई करने के बाद कैसे होंगे? पहला इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, डाइवर्जेंट टी इज इक्वल टू जीरो या डेल डॉट टी इज इक्वल टू जीरो, ये होगा। दूसरा इक्वेशन ठीक है, कर्ल इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, या फिर डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, फैराडे का इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मोनोपोल का इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में क्या होगा? कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, या फिर इसे आप कैसे लिखेंगे? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। देखिए फोर्थ इक्वेशन एक्चुअल में कैसे होता है। फोर्थ इक्वेशन होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ये होता है। अब बिकॉज फ्री स्पेस है इसलिए जे की वैल्यू क्या है? जीरो है मुक्त आकाश के लिए। तो फिर म्यू नॉट या हंटर मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये मिला है आपको, तो ये टर्म फिर हट गया है। तो फोर्थ इक्वेशन ऐसा लिख लीजिए या फिर ऐसा लिख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो चौथा इक्वेशन को हमने लिख लिया। बेसिकली चेंज किसमें हुआ जी? लास्ट इक्वेशन पे। अब इन चारों इक्वेशन को लेते हुए एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रोपोगेटिव इक्वेशन बनाने वाले हैं, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए। शुरू कहां से करेंगे? ध्यान दीजिए, आप मैक्सवेल के जो सेकंड इक्वेशन है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये वाला सेकंड इक्वेशन है, इसके दोनों पक्षों का कर्ल लेते हैं अपन, कर्ल। ठीक, अच्छा कर्ल ही क्यों ले रहे हैं? तो भाई मैक्सवेल ने ना जब इसको सॉल्व कर रहा था वो, तो उसने डाइवर्जेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कर्ल, ठीक, लिमिट और भी मैथमेटिक्स के सारे चीज अप्लाई करके देख लिए हैं। जो परफेक्ट आउटपुट आया है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, आपने एक्सपेरिमेंट सारी चीजें वो प्रैक्टिस करके मैक्सवेल ने आपको दे दिया है। आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलिए और रिजल्ट पाइए और रिजल्ट को अपने माइंड पे रखिए। ठीक, तो भाई सबसे बेहतर रिजल्ट के लिए क्या था कि उसने क्या किया, अपने सेकंड इक्वेशन के दोनों पक्षों का कर्ल ले लिया। तो कर्ल लिख लेंगे भाई इसमें आप, ये सेकंड इक्वेशन है, तो कर्ल क्या होगा? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। फाइनली यू है इन 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 अनदर डायरेक्शन, यहाँ पे क्या मिलेगा? डेल अपॉन डेल टी। जब भी ऑपरेटर लगता है तो वो इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। कई बार हम डाइवर्जेंस के साथ और कर्ल के साथ ये करते आ रहे हैं, तो ये आपको पता है जी, ये वाला सेक्शन। देन फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ये मिल जाएगा आपको, ये इक्वेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट,
उसका मतलब ये होता है कि बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, उस चीज को जब आप इसमें अप्लाई करेंगे इसमें, तो कुछ इस तरह से आपको चीजें बन के आएंगी कि डेल डेल डॉट ई माइनस डेल डेल माइनस ई डेल डेल, तो डेल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से रखेंगे तो ए और बी, तो देखिए ए और बी दोनों को जगह डेल डेल है तो डेल स्क्वायर। देन फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था जी, ये देखिए डेल क्रॉस ई, उसके जगह हम क्या रखेंगे, ये पुट अप करेंगे, तो ये पुट कर दिए हमने, और राइट हैंड साइड में जो चीज थी यहाँ पर वो तो वैसे ही लिखी है, तो ये इक्वेशन 1 मिल गया आपको। तो इक्वेशन 1 पाने में कोई कठिनाई नहीं है, ये मिल गया। अब इस इक्वेशन 1 को बड़े ध्यान से देखिए, डेल डॉट ई की वैल्यू हम जानते हैं मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से, 0 होता है, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन से। यहाँ पर क्या होता है, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, दोनों को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 पे। पुट करेंगे, यहाँ मिलने वाला है 0, डेल स्क्वायर ये अपने जगह पर है, माइनस डेल अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी के जगह हम पुट करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी। देन फाइनली यू हैव दिस माइनस इज कैंसल आउट बोथ ऑफ साइड से, you have del square E is equal to mu 0 epsilon naught del E upon del T। इसे एक मेन इक्वेशन में नाम देता हूं अल्फा, इसे इक्वेशन अल्फा नाम दिए हैं। यह समीकरण निर्वात में विद्युत क्षेत्र के संचरण का तरंग समीकरण है। ठीक, यह समीकरण निर्वात में विद्युत क्षेत्र के संचरण का तरंग समीकरण है। ठीक, क्योंकि आइडियली वेव का जो एक इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है उसके अकॉर्डिंग ये आया है। फिलहाल अल्फा पे ध्यान रखें क्या आया है ना। तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एक वेव इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन अल्फा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाएंगे। तो अगला कैलकुलेट हम कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र हेतु। तो चुंबकीय क्षेत्र हेतु जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जैसे वहां पे हम लोगों ने मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन का कर्ल लिया था, अब हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लेते हैं। चतुर्थ इक्वेशन क्या है जी, यहाँ पे जो लिखे हैं ये है हमारा, इसका कर्ल ले लिया कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, ये फोर्थ इक्वेशन है। इस पे आपने क्या ले लिया है, कर्ल ले लिया है। कर्ल ले लिया है तो फिर से आपके लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली राशि इस तरह से वेक्टर की प्रॉपर्टी में बाइफरगेट होगी, इस तरह से लिखेंगे उसको। इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ इंक्लूड हो जाएगा, आपको पता है, इसे आप यहाँ ऐसे पुट करेंगे तो डेल क्रॉस ई। फाइनली हम जानते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन से, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, एंड डेल क्रॉस ई की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होती है। दोनों को इक्वेशन 2 में पुट अप कर दीजिए, एंड फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, और डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। फाइनली आपको ये इक्वेशन बीटा मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। यह समीकरण किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के संचरण का एक तरंग समीकरण। अब आता हूं मैं फाउंडेशन पे कि क्या मैक्सवेल को क्या मिला। मतलब मैक्सवेल ने के पास 4 ऐसे इक्वेशंस थे जो कपल्ड थे या युग्मित, कहने का मतलब है कि इक्वेशंस इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन थे। एक तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड था, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, चारों इक्वेशन इस तरह से कपल्ड थे ना। मैं इक्वेशन फिर से दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए, इन शब्दों को आप अपने दिमाग में जितना क्लियरिफाई करके रखेंगे उतनी चीजें आसान है। कपल्ड अनकपल्ड लिखने कहने का क्या मतलब है, इन इक्वेशंस को देखिए, ये इक्वेशन 2 देखिए, एक तरफ है इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक तरफ है मैग्नेटिकल फील्ड, है ना। इक्वेशन 4 को देखिए, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक ही इक्वेशन में। ये तो सिंगल इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कपल्ड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। और इक्वेशन अल्फा जो निकाल के लेके आए हो आप, ये देखिए, ये सिंगल इक्वेशन है, दोनों पक्षों में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अनकपल्ड है, अनपेयर। इक्वेशन बीटा जो निकाल के लेके आए हैं आप, यहाँ पे देखिए, ये दोनों पक्षों में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सिंपल ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इक्वेशन है। तो वही चीज कहा कि जो 4 इक्वेशन कपल्ड थे, आंशिक अवकल समीकरण को हम समय पर निर्भर ई और बी हेतु रो जीरो और जे जीरो के लिए अवस्था में दो अनकपल्ड, अनकपल्ड मतलब अयुग्मित, दो टाइप के फील्ड वाले नहीं, एक ही टाइप की चीज वाले हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आते हैं फंडामेंटल चीज पे कि किसी भी क्षण किसी भी तरंग का प्रमाणिक समीकरण क्या होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आप 11th क्लास वगैरह में पढ़ते भी हैं, जब आप सन्नादि वगैरह पढ़ते हैं,
नोट्स पढ़ते हैं और वेव का प्रोपोगेशन मीडियम में पढ़ते हैं, तो ये होता है कि डेल टू साइन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर डेल टू साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ तो प्रमाणिक समीकरण ये बोलता है, ये वाला, कि डेल टू साइन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल जीरो। साइन वेव फंक्शन है और वी क्या है, आपके तरंग की चाल है, वेलोसिटी है। तो इस जो दो समीकरण हम खोज के लेके आए हैं, डेवलप करके लेके आए हैं, एक इक्वेशन अल्फा जो कि ये है और एक इक्वेशन बीटा जो कि ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी तरंग के एक प्रमाणिक समीकरण से जब कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पे वन अपॉन वी स्क्वायर जो लिखा है यहाँ पर इस इक्वेशन में उसके जगह म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखा है। तो तुलना प्रमाणिक समीकरण से करने पर आपको मिलता है कि वन अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर वेलोसिटी जो निकालेंगे उसकी वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। और जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिस मच एंड म्यू नॉट की वैल्यू दिस मच आप रखते हैं, ये एग्जाम में याद रख के नहीं चलना है भाई ना, इसे ऐसा लिखना है कि v इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि लाइट की स्पीड है। तो ये यहां से मैक्सवेल ने यह सिद्ध किया कि जो मुक्त निर्वात में जो लाइट की वेव आ रही है, चूंकि लाइट की स्पीड पहले ही कैलकुलेट कर ली गई थी कि लाइट की स्पीड जो है निर्वात में सभी प्रकार के माध्यमों में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये पहले ही इन्वेंट हो गया था, ठीक है। अब जब मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस के फॉर्म में ये जो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया और उसको जब एक फंडामेंटल वेव इक्वेशन से कंपेयर करके इन राशियों की तुलना करके जब इस इक्वेशंस के वेलोसिटी टर्म्स को कैलकुलेट किया, तो उसको भी कितना मिला, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिली। वो कैलकुलेट कर रहा था किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, और उसे अमाउंट कितना मिल रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब ये प्रूफ हुआ कि निर्वात में जो भी वेव चल रहा है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, जो कि क्या अब तक इससे मैक्सवेल के इस काम को करने से पहले तक लोग जिसको लाइट कहते थे, वो प्रूफ हुआ कि वो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्चुअल में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, और इसलिए उसमें पार्टिकल का कंसेप्ट आया। इससे पहले तक प्रकाश को तरंग कहा जाता था, पार्टिकल की तरह उसे नहीं सोचा जाता था, ठीक। इससे पहले तक न्यूटन, गैलीलियो और हाइजेन और प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जिन जिन लोगों ने कंसेप्ट दिया था, उन्होंने इस तरह से उसे नहीं सोचा था। वो केवल एक तरंग या रस्सी डोरी की तरह प्रकाश तरंगे सूर्य से निकल के पृथ्वी तक आ रही हैं, या किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बॉडी जो अंतरिक्ष में है उससे निकल के अंतरिक्ष में फैल रही हैं, ऐसा कहा जाता था। बट मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को टारगेट करते हुए इस चीज को कैलकुलेट किया, और जब उसने पाया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से आउटपुट के फॉर्म में वेलोसिटी इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड देन उसने प्रूव किया कि नहीं, जो लाइट वेव आप देख रहे हैं, जो लाइट वेव आ रही है अंतरिक्ष से, जो सन से या किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकल के आती है, वह अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये मैक्सवेल का सबसे बड़ा खोज था, और फिर इसके बाद अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज होने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की खोज होने लगी, क्योंकि मैक्सवेल ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो लाइट वेव आता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, न कि एक रस्सी जैसे तार से बना हुआ है, तरंग नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से बना है। तो उसके बाद जब लोग डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने जब लाइट वेव को एज अ पार्टिकल वाइब्रेशन की तरह सोचना शुरू किया, तो फिर उस लाइट स्पेक्ट्रम के दोनों ओर अलग अलग टाइप के वेव्स, जैसे रेडियो वेव हो गए, माइक्रोवेव हो गए, रेडियो एक्टिव वेव हो गए, इन सब वेव्स का इन्वेंशन शुरू हुआ। तो ये मैक्सवेल का एक ओरिजिन काम था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। आगे चल के आइंस्टाइन या क्वांटम फिजिक्स में भी इस चीज को, कॉन्सेप्ट को लेके आया गया, ठीक। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देखते हैं फिर बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपको एग्जाम में ऐसा लिख के आना है, ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, ये केवल एक नोटेशन है। होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, और म्यू क्या है जी, वायु निर्वात की चुंबकनशीलता है ना।
तो निष्कर्ष क्या रहा? इस प्रकार मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरणों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि विद्युत चुंबकीय विचार से प्रकाश की गति का वर्णन किया उन्होंने, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट के तहत लाइट वेव को बताया। मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की थी कि विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी जो होती है वो प्रकाश की गति के बराबर गति से मुक्त अंतरिक्ष में फैलती है। मैक्सवेल ने जब वो तो एक मैथमेटिशियन था ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से उन्हें मैथ्स में इस चीज को प्रूफ किया और भविष्यवाणी की थी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हुआ था उस समय, आगे चल के लोगों ने फिजिक्स के वर्ल्ड में इसको एक्सपेरिमेंट कर करके उसको प्रूफ किया। वो तो एक अनुमान उसने अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिया भाई, बहुत सालों पहले 18वीं सदी में ना, जबकि मॉडर्न फिजिक्स का उद्भव तो 19वीं सदी के बाद हुआ। 1901 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 का समय था, उसके बाद बहुत ज्यादा रेडियो वेव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनने लगा, और ये मैक्सवेल ने तो 1865 में ही अपने इक्वेशंस दे दिए थे, तो समय लगा। लेकिन भविष्यवाणी पहले कर दी उसने कि भाई विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी जो है प्रकाश की गति के बराबर है और मुक्त अंतरिक्ष में फैलती है, और इसलिए प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या है जी, विद्युत चुंबकीय होने की उसने क्या की, पुष्टि की। ठीक, इसी को आगे चल के आइंस्टाइन ने अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव में उपयोग किया। जब लोग ने ये माना कि हाँ भाई, हमने शुरू में जाना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग तो आवेशों का दोलन है, और आवेशों का दोलन है जो कि गतिमान है और दोलन भी करते हैं, मतलब डेफिनेटली जो लाइट वेव है वो पार्टिकल से मिलके बना है, और पार्टिकल से मिलके बना है लाइट वेव, तो फिर क्या नाम देंगे उसको, उसी को कहते हैं फोटोन। और फोटोन का कंसेप्ट लाके कि फोटोन की चाल माध्यम में अधिकतम होगी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, आइंस्टाइन को उसमें नोबेल मिला इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। इसलिए आइंस्टाइन कहता है कि मैक्सवेल उसका बेस है उसके सारे सिद्धांतों के लिए, चाहे रिलेटिविटी के लिए हो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हो। ठीक, इसके बेस पे आज सोलर पैनल चलते हैं, बैटरियां चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सारे सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट लाइट वेव का फोटोनिक नेचर है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है ये। ठीक, तो इसका फाउंडेशन मैक्सवेल ने पुट अप किया था, जिसका प्रूफ आपने आज के इस लेक्चर में देखा। बहुत अच्छा लेक्चर है ये, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को बनाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में तो केवल मुक्त आकाश में तरंग समीकरण को है, और आपको इसी को जानना है ना। ये डायग्राम बनाना है छोटा सा, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना है, जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं मुझे पता है, और ये डेरिवेशन निकालना है। मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस को लिखने हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक बार विद्युत क्षेत्र के लिए वेव इक्वेशन लिखना है, जो कि इस तरह से कर्ल लेके बन जाएगा और वेक्टर की प्रॉपर्टी से। और एक बार हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए वेव इक्वेशन डेवलप करना है, जो कि इसके हेल्प से यहाँ पे इस तरह से निकाल लोगे, और ले जाके अल्फा और बीटा को कंपेयर कर दीजिए एक वेव के फंडामेंटल इक्वेशन से। यहाँ पे ये वेव का फंडामेंटल इक्वेशन, ये वाला तरंग गति का, और इससे फिर वेलोसिटी टर्म को कंपेयर करते हुए जब आप प्रैक्टिकली इसको निकाल के लेके आते हैं, तो हमें मिलता है कि जो टर्म हम कैलकुलेट करके वेलोसिटी के लिए लेके आए हैं वो तो अपने आप में लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। दैट ये प्रूव करता है मैक्सवेल की वो लाइट की वेव से चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि मैक्सवेल के इक्वेशन की सहायता से प्रूव कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी v इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा भी पूछता है आपसे। या पूछा जाता है कि मैक्सवेल के इक्वेशंस की सहायता से सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी डेरिवेशन को बनाना है, इसी को बनाना है। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होता है, हमारा 4th यूनिट। और ये जो पिछले जो 2-4 क्लास हमने किए हैं इस यूनिट के, मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टार्ट करके, मैक्सवेल इक्वेशन कहूँ या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से शुरू करके जो अब तक के लेक्चर हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप बड़े ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए, आराम आराम से देख के उस इस नोट्स के सहायता से अपने कंसेप्ट को बिल्टअप करिए, नोट करिए, ठीक है। और ये अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह से इसको आपको लिख के आना है, ठीक। ये हाँ, यहाँ तक ठीक। ये रिजल्ट वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पुट किए हैं, आप पढ़ेंगे अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे। एक छोटा सा चीज और, मैं यहाँ पे इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उसे भी पुट कर देते हैं। 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चलिए, ये रहा। चलिए,
तो इस यूनिट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़ते रहें तो टॉपिक को पढ़ने का आपको एक टारगेट समझ में आए कि कैसे-कैसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस यूनिट से ना, पूरी यूनिट से और भी प्रश्न हो सकते हैं, बट एक एग्जांपल के लिए मैंने 5-6 यहाँ पे आपके लिए डाल दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और लेंज के नियम को समझाइए। छोटा क्वेश्चन है, अगर सिर्फ इतना कहा जाता है तो आप उसको इंट्रोडक्टरी फॉर्म में लिखिएगा, और अगर आपसे कहा जाता है कि फैराडे के नियम के अवकल स्वरूप और समाकलन स्वरूप को लिखिए, तो आप वो वाले वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग इसके लेंथ को बढ़ाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित कीजिए। अगर सिर्फ परिभाषित कीजिए तो इंट्रोडक्टरी फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक एल और एम को परिभाषित कीजिए, तो उस फॉर्म में बढ़ाइएगा। और कैसे एक्सटेंड हो सकता है, सिंगल कॉइल कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, या डबल कॉइल के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए अगर कहा जाए, तो फिर आप इसे इस तरह से सॉल्व करिएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक, ये एक्सटेंड होगा। थर्ड क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये किया हुआ है हम लोगों ने, वो क्लास से आप इसको रिवाइज करिएगा। फिर देखिए, मैक्सवेल के समीकरण को उत्पन्न करें और प्रत्येक समीकरण के महत्व की व्याख्या करें। विस्थापन धारा की अवधारणा पे चर्चा करें। तो मैक्सवेल के समीकरणों को व्युत्पन्न, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है अपने आप में। व्युत्पन्न करें, तो पिछले क्लासेस में अभी हमने सीखा है कि कैसे हम उसको डिराइव करते हैं। महत्व का मतलब है वो क्या, कौन-कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताइएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसके बारे में बताइएगा, इसे भी अच्छे से हमने पढ़ा है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, मुक्त स्थान में विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रसार की व्याख्या कीजिए, या फिर दिखाएं कि मैक्सवेल के समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं। या फिर आपको इसी में क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं कि मैक्सवेल के समीकरणों से सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति 1/√ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तीनों तरह क्वेश्चन इसके हैं जो आज क्लास में हम लोगों ने किया है, उसे आपको पूरा बना के आना है वहां पर अच्छे से। और एक चीज, एक क्वेश्चन कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय संबंधी चारों समीकरणों के परिचय दीजिए। तो इंट्रोडक्शन दीजिए बोलेगा तो आपको वो टेबल बना के सिर्फ उसके डिफरेंशियल फॉर्म को, इंटीग्रेशन फॉर्म को लिख देना है, और वो क्या लॉ को रिलेट करता है, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को थोड़ा सा बता देना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आपके एग्जाम से पहले ठीक द एनएपी फिजिक्स चैनल अपने हैंडल से एक मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए पब्लिश करेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन, और जैसा आपका ब्लूप्रिंट आपके सिलेबस में दिया गया है उसके आधार पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। अब इस यूनिट की जो कंप्लीट आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये अपलोड कर दिया जाएगा इस क्लास के अपलोड होते ही। वहाँ पे आप उस पीडीएफ को अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, जिसमें इस यूनिट का पूरा क्लास मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आगे हमारे अगले क्लास में आपके सिलेबस के और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेते हुए। ओके, ठीक है, थैंक यू।